विजय माल्या। ये नाम सिर्फ एक बिजनेस फेलियर की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी असल में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें परेशान करता है कि क्या हमारे देश में नियम वाकई सबके लिए एक जैसे हैं? तो चलिए इस कहानी को एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं, जो हम सब सोचते हैं। आखिर ऐसा क्यों लगता है कि लोन के नियम अमीरों के लिए कुछ और है और गरीबों के लिए कुछ और? सोचिए, एक आम इंसान को छोटा सा लोन लेने के लिए कितनी सिक्योरिटी, कितनी गारंटी देनी पड़ती है, और वहीं विजय माल्या जैसे किसी शख्स को हजारों करोड़ का लोन बस उसके नाम और रुतबे पे मिल जाता है। ये कैसे होता है? ये जो फर्क है ना, ये सब कुछ बयां कर देता है। एक तरफ देखिए, एक किसान है, बेचारा छोटा सा लोन नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन तक छीन ली जाती है, उसे समाज में जलील होना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक टाइकून जो हजारों करोड़ का डिफॉल्ट करता है और वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर सीधा यूके निकल जाता है। यही वो अजीब सी परेशान करने वाली सच्चाई है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इस कहानी को कैसे देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे माल्या का किंग ऑफ गुड टाइम्स के तौर पर उदय, फिर किंगफिशर एयरलाइंस के साथ उसकी ऊंची उड़ान। इसके बाद हम बात करेंगे कर्ज के उस जाल की जिसमें वो फंसा, और आखिर में उसका देश से भाग जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, द राइज यानी उदय। देखिए, आज हम उसे भगोड़ा कहते हैं, लेकिन एक वक्त था जब विजय माल्या एक आइकन था। तो सवाल ये है कि उसने इतना बड़ा साम्राज्य और अपनी ये अनटचेबल इमेज आखिर बनाई कैसे? माल्या की कहानी विरासत से शुरू होती है। 1947 में उसके पिता ने यूनाइटेड ब्रूअरीज की कमान संभाली, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1983 में, जब सिर्फ 28 साल का विजय चेयरमैन बना और उसने आते ही गेम बदल दिया। महज 3 साल में किंगफिशर बियर इंडिया की नंबर 1 बन गई। और देखिए, बिजनेस के साथ साथ पावर भी जरूरी है, तो 2002 में वो पॉलिटिक्स में आ गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। ये एक ऐसा दांव था जो आगे चलकर बहुत काम आने वाला था। अब यहीं पर माल्या का असली दिमाग दिखता है। देखिए, इंडिया में शराब का ऐड करना तो बैन था, तो फिर आप देश का सबसे बड़ा बियर ब्रांड कैसे बनाएंगे? सिंपल, आप नियमों के आसपास से रास्ता निकालते हैं। उसने किंगफिशर सोडा, वो मशहूर किंगफिशर कैलेंडर, घुड़दौड़, यहाँ तक कि F1 टीम, इन सब को प्रमोट किया। मतलब वो बियर नहीं बेच रहा था, वो एक लाइफस्टाइल बेच रहा था, एक ग्लैमरस सपना, और पूरा इंडिया उसे खरीदने को तैयार था। और जब माल्या अपनी कामयाबी के शिखर पर था, उसने एक ऐसा दाव खेला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब आता है हमारा दूसरा चैप्टर, द फ्लाइट। उसकी महत्वाकांक्षा अब जमीन पर नहीं, आसमान में उड़ने वाली थी, किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि ये कोई बिजनेस प्लान नहीं था, ये एक शो ऑफ था। इसे 2005 में माल्या ने अपने बेटे को 18वें बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर लॉन्च किया था। सब कुछ टॉप क्लास, पूरी तरह लग्जरी, पर्सनल स्क्रीन, शानदार खाना, जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये पहले दिन से ही एक खूबसूरत, ग्लैमरस लेकिन पैसा डुबाने वाली मशीन थी। और फिर आया साल 2007 और माल्या का शायद सबसे खराब फैसला। उसने एक कामयाब बजट एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया। अभी सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, एक लग्जरी एयरलाइन एक सस्ती एयरलाइन को क्यों खरीदेगी? जवाब बड़ा सिंपल था, उसे इंटरनेशनल रूट का लाइसेंस चाहिए था, जो सिस्टम का एक लूपहोल था। लेकिन उसने एयर डेक्कन के कामयाब मॉडल को अपनाने के बजाय उसके लो कॉस्ट फॉर्मूला को ही खत्म कर दिया, उसे भी किंगफिशर जैसा बना दिया, और नतीजा, दोनों ही एयरलाइंस जमीन पर आ गई। तो अब तक एयरलाइन एक ब्लैक होल बन चुकी थी, जिसमें पैसा बस जा रहा था, आ नहीं रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी चैप्टर, द डेट यानी कर्ज। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां दिमाग घूम जाता है कि आखिर कैसे एक लगातार घाटे में चल रहे बिजनेस को जनता का हजारों करोड़ रुपया मिलता रहा। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी की सबसे जरूरी लाइन है। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशन के एक भी साल प्रॉफिट नहीं कमाया, नेवर, नॉट अ सिंगल ईयर। इस बात को दिमाग में रखकर चलिए, क्योंकि आगे के आंकड़े आपको चौंका देंगे। तो सवाल ये है कि एक ऐसी कंपनी जिसने कभी 1 रुपया नहीं कमाया, उसे हमारे आपके बैंकों ने मिलकर कितना पैसा दिया? जवाब है 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये पब्लिक का पैसा था, जो एक ऐसे बिजनेस में झोंका जा रहा था जो लगातार डूब रहा था। तो फिर बैंकों ने ये लोन दिया कैसे, किस आधार पर?
यहीं पर असली खेल हुआ। देखिए, बैंकों ने खुद किंगफिशर ब्रांड की कीमत लगाई करीब 160 करोड़। लेकिन फिर बाहर से एक ऑडिटर फर्म को बुलाया गया और उसने पता क्या नंबर दिया? 4100 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, 160 करोड़ से सीधा 4100 करोड़। और बस इसी फुलाए हुए नंबर को दिखाकर लोन पर लोन लिए जाते रहे। और जिस वक्त ये सब चल रहा था, जब एयरलाइन बर्बादी की कगार पर थी, तो अंदर क्या हो रहा था? एक तरफ कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिल रही थी, वेंडर्स को जो चेक दिए जा रहे थे वो बाउंस हो रहे थे, 150 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरा नहीं गया था। और दूसरी तरफ माल्या क्या कर रहा था? उसने 446 करोड़ में एक आईपीएल टीम खरीद ली, फ्रांस में 35 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी खरीद ली। मतलब साफ था, पैसा कंपनी को बचाने में नहीं, कहीं और जा रहा था। और जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, जब एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा, तब बारी आई कहानी के आखिरी चैप्टर की, द फाइनल डिपार्चर, यानी देश से भागने की तैयारी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये कमाल की है। 1 मार्च 2016 बैंक कोर्ट पहुंचते हैं कि माल्या का पासपोर्ट जब्त किया जाए ताकि वो भाग ना सके। उसी दिन माल्या पार्लियामेंट में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है। और अगले ही दिन 2 मार्च वो 55 सूटकेस के साथ लंदन की फ्लाइट में होता है। और वो जा चुका था। पार्लियामेंट की उस मीटिंग पर जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये बस एक छोटी सी चलती फिरती मुलाकात थी। लेकिन विपक्ष के एक नेता पीएल पुनिया ने दावा किया कि नहीं, मैंने उन्हें 10 मिनट से ज्यादा बात करते देखा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। असल में उस मीटिंग में क्या बात हुई, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। और नतीजा ये है कि आज तक इंडिया और यूके के बीच 1992 से प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के बावजूद विजय माल्या लंदन में बैठा है। वो वहां के कानून के हर दांव पेच का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसे इंडिया वापस आकर इन सब आरोपों का सामना ना करना पड़े। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सिस्टम का इस तरह से फायदा उठाया जाता है, तो असली गुनहगार कौन है? सिर्फ वो इंसान जो फायदा उठा रहा है, या फिर वो पूरा सिस्टम जो उसे ऐसा करने की इजाजत देता है? वो बैंक, वो वैल्यूएशन करने वाले, वो लोग जो पावर में थे? विजय माल्या की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन सुराखों की कहानी है जो हमारे सिस्टम में शायद आज भी मौजूद हैं।